हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे अपन अगर देखा जाए तो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है एज कंपेयर टू सेकंड ग्रेड। ठीक है? सो इसमें जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, पीरियोडिक टेबल होगी, थोड़ा सा पार्ट आपका इक्विलिब्रियम का है, गैसीय स्टेट है, ठीक है? थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो और सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट वगैरह इस टाइप के आपके टॉपिक्स हैं। तो वन बाय वन हम उनको पढ़ते चलेंगे। तो उससे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था कि परमाणु है वो क्या है? सबसे छोटा कण है। किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो परमाणु है। उसको और अधिक हम विभक्त नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके फर्दर क्या हुआ था? ये वाला जो सिद्धांत था ये फिर गलत हो गया था क्योंकि बाद में अ, जो थॉमसन था उसने क्या कर दिया था? इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद में क्या हुआ कि अपने को पता चला कि परमाणु के अंदर भी क्या है और छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? सो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की पहली बात थी कि पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। तो मैं बोल सकता हूं पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। तो हम क्या बोलते हैं? एटम भी बोलते हैं। ठीक है? फिर डाल्टन ने क्या बताया? फिर डाल्टन ने बताया कि एक ही अगर तत्व है तो उसके सारे परमाणु कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने नाइट्रोजन के परमाणु ले रखे हैं, ठीक है ना? जैसे लेट से मैं बोलता हूं, ये मान लो परमाणु है नाइट्रोजन का, ठीक है ना? मान लेते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे कितने? ये हम नाइट्रोजन का ले रहे हैं, ठीक है? मान लो जो आपका पहला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके आगे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु की बात करूंगा तो नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु भी कैसा होगा? इसके जैसा ही होगा। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। अंदर वाले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इन दोनों ही को मैं देखूं तो दोनों कैसे हैं? सेम है। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि जो आपका परमाणु होता है ना? अगर वो एक ही तत्व के परमाणु है तो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सेकंड पॉइंट में बोल सकता हूं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, एक ही तत्व के एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? सभी परमाणु कैसे होते हैं? सेम होते हैं। मैं बोल सकता हूं। ठीक है? फिर डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला कि परमाणु को हम विखंडित नहीं कर सकते हैं, मतलब परमाणु को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में ये चीजें क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। ठीक है? मैं क्या बोल सकता हूं? परमाणु को विखंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? परमाणु को विखंडित नहीं किया जा सकता है, डाल्टन की थ्योरी थी। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकता हूं? अगर मैं अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को मिलाऊं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को मिलाऊं और अगर वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है? ये बात भी किसने बोली थी? डाल्टन ने बोली थी। तो बोल सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिकों के यौगिकों के अणु बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, मैंने विभिन्न तत्वों के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको मैंने अ, मिला के एक यौगिक बनाया। ठीक है ना? एक अणु बनाया। जैसे देखो, नाइट्रोजन का एक अणु लिया और नाइट्रोजन का एक परमाणु लिया और हाइड्रोजन के 3 परमाणु लेता हूं, तो ये क्या बनाता हूं? मैं मान लो NH3 बनाता हूं। तो ये NH3 क्या है? एक अणु है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक या दो से अधिक परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? आपस में मिलते हैं तो अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? NH3 के अणु का निर्माण हो रहा है। अब क्या होता है कि जो अणु होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं तत्वों के अणु,
और एक होते हैं यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु की अगर मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम तत्व आपस में मिले तो क्या बनेंगे, H2, ऐसे ही N2, ऐसे ही आप क्या बना सकते हो, O2। तो ये तो है तत्वों के अणु, मतलब इनमें क्या होते हैं, एक ही जैसे परमाणुओं के क्या होते हैं, एक ही जैसे परमाणुओं के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है, अणुओं का। ऐसे ही अलग अलग जब आपके तत्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे देखें, हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया तो ये क्या बन रहा है, NH3। तो इसको तो मैं यौगिक बोल दूंगा, ठीक है ना, यौगिकों के अणु बोल दूंगा, ठीक है ना। तो अगर बोला जाए, है ना, तत्वों के अणु तो वो भी अणु है, और यौगिकों के अणु बोला जाए तो वो भी क्या है, अणु ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो NH3 है वो क्या है, आपका अणु ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विभिन्न तत्वों के परमाणु देखो, जो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी किसकी थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि बाद में खोजें हुई बहुत सारी, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो पता चला कि हम परमाणु को भी क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं, बाद में हुई खोजों से पता चला, खोजों से पता चला, क्या पता चला भाई, बाद में हुई खोजों से क्या पता चला, कि परमाणु है वो क्या है, परमाणु को और अधिक विभक्त किया जा सकता है, या जा सकता है, ठीक है। ये बाद में पता चला, ये डाल्टन का थ्योरी नहीं था, ठीक है ना, ये डाल्टन की थ्योरी नहीं थी। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूं इसको, कि डाल्टन ने तो बोला था कि परमाणु को और अधिक विभक्त नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद में पता चला कि परमाणु को भी हम आगे तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने बात करी कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। तो हम इनको परमाणु के कौन से कण बोलते हैं, अपरमाणु कण बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के, परमाणु के क्या होते हैं, अवपरमाणुक, अवपरमाणुक कण। अवपरमाणु कण को क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो परमाणु के अगर आपको अपरमाणु कण पूछेंगे तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, हमें पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरण, जो नलिका का प्रयोग था, कैथोड किरण प्रयोग था, उससे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है ना। वो कैसे हुई, क्या हुई, तो देखते हैं अपन, कैथोड किरण प्रयोग, ये क्या होता है कैथोड किरण प्रयोग, ये क्या था। देखो, कैथोड किरण प्रयोग करने के लिए क्या करा गया, एक नली ली गई, ठीक है ना, कांच की एक नली ली गई, किस टाइप की, कुछ इस टाइप की आपके पास में एक नली ली गई कांच की। अब क्या गया, इस नली के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए गए, ठीक है ना, दो धातु की प्लेटें लगाई गई, इलेक्ट्रोड, ये देखो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मेटल की प्लेट्स थी, इनको हमने ऐड किया किसके साथ में, इसको हमने जोड़ा वोल्टेज का कोई सोर्स था उसके साथ में, ठीक है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने कोई वोल्टेज का सोर्स था, हमने इसके साथ में इसको जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस, ये जो ट्यूब थी, ये वाली जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब के अंदर अपने को क्या करना था, दाब कम करना था। अब क्या होता है कि मान लो कोई कांच की नलिका है, ये कोई कांच की नलिका है, इस कांच की नलिका के अंदर कुछ गैसें वगैरह तो भरी रहेंगी, ठीक है, निर्वात तो हो नहीं सकता। तो अगर वहां पे कुछ गैसें हैं तो गैसों के क्या होंगे, कण भी होंगे, ठीक है। अगर वहां पे गैसों के कण है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं
कि वो जो गैसों के कण हैं, तो यहाँ पे क्या होंगी, कुछ गैसें होंगी, जैसे इस नलिका के अंदर कुछ गैसें होंगी, ये कुछ गैसें हैं, ठीक है ना? तो क्या करा गया, इस नलिका में अब यहाँ पे कुछ गैसें हैं, तो यहाँ पे कुछ दाब होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस दाब को क्या करा गया, कम करा गया। तो दाब को कम किस तरीके से करा गया, यहाँ से गैसों को बाहर निकाला गया। तो गैसों को बाहर निकालने के लिए अपने को जरूरत पड़ी किसके लिए, किसकी, सक्शन पंप की जरूरत पड़ी, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक सक्शन पंप लगाया गया, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो यहाँ पे गैसेस थी उनको क्या कर लेता है, सक कर लेता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सक्शन पंप लगाया, ठीक है? तो सक्शन पंप लगा के इसके अंदर क्या क्रिएट किया गया, बहुत कम दाब क्रिएट किया गया, ठीक है ना? तो मैं बोल सकता हूं एक तरीके से निर्वात सा हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे सक्शन पंप लगा के यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया गया, प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया, ठीक है? प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया गया, ठीक है? अब इस कैथोड किरण प्रयोग में आगे क्या किया गया, देखो हमने इलेक्ट्रोड लगा लिए, इसके ऊपर हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये वोल्टेज को बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, और कितना कर दिया, 10,000 वोल्ट तक हमने इस वोल्टेज को बढ़ा दिया। जब हमने 10,000 वोल्ट तक इस वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, यहां से ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये वाला देखो किससे जुड़ा हुआ है, ये इधर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो जब ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको नाम दिया कैथोड। क्या नाम दिया, कैथोड। इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव से जुड़ा है, तो हमने इसको नाम दिया था एनोड, ठीक है? हमने इसको नाम दिया क्या, एनोड। तो ये जो एनोड वाला आपका इलेक्ट्रोड था, और ये जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से लगे थे, ठीक है? अब हमने क्या किया, 10,000 वोल्टेज जब जैसे ही लगाए, तो यहां से क्या हुआ, कुछ किरणें निकलना स्टार्ट हो गई कैथोड से, ठीक है ना? अब इन किरणों का पता कैसे चला, इन किरणों का पता ऐसे नहीं चला, यहाँ पे इस जो आपकी ट्यूब है, ये जो कांच की नलिका है, ये नलिका किसकी थी आपकी, कांच की नलिका थी, कांच की नलिका। ये जो कांच की नलिका थी, इस कांच की नलिका के अंदर ऐसे जब जैसे बिजलियां कड़कती है ना, कुछ वैसी सी सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है ना, चमक से उत्पन्न हुई। तो उससे हमें पता चला कि यहाँ कुछ न कुछ क्या उत्पन्न हो रही है, किरणें उत्पन्न हो रही है, कुछ रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना? फिर हमने फर्दर क्या किया, इसको और कंफर्म करने के लिए हमने अपना जो ये एनोड ले रखा था, इस एनोड के अंदर हमने क्या कर दिया, छेद कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से हमने एनोड के अंदर क्या कर दिया, छेद कर दिया। और जब एनोड के अंदर छेद कर दिया, मान लो ये आपका क्या है, कैथोड, ये आपका क्या है, एनोड। तो यहां से किरणें निकल के आई इधर, ठीक है? अब इसमें हमने क्या कर दिया, छेद कर दिया, तो इसमें से किरणें क्या हो गई, पास हो गई। और इधर क्या था, इधर क्या था, कांच की नलिका थी। तो वो जो कांच की नलिका थी, उस पे जा जाके क्या हो रहे थे, वहां पे जो किरणें थी वो टकरा रही थी। तो टकराने की वजह से जो कांच की नलिका थी, वो एक तरीके से वहां पे क्या उत्पन्न होने लगी, चमक उत्पन्न होने लगी, ठीक है ना? तो वो जो कांच की नलिका थी, गर्म होके चमक उत्पन्न होने लगी, और वहां का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इससे पता चला कि पक्का न पक्का इस कैथोड से क्या निकल रही है, कुछ किरणें निकल रही है। कैसे, जैसे देखो, हम बात करते हैं डायग्राम के अंदर, यहां से ये अपना जो ये पार्टिकल है, ये यहां से निकले और यहां जाके, ठीक है ना? अब हमने यहाँ क्या करा था, यहाँ कांच की नलिका जो थी, यहाँ पे हमने जेडएनएस लगा दिया था, ठीक है ना? जेडएनएस की कोटिंग कर दी थी, मतलब जेडएनएस को वहां पे ऊपर से कोट कर दिया था। तो जेडएनएस की जो कोटिंग है, वो जेडएनएस क्या होता है, वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल किसको बोलते हैं, जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति किसको बोलते हैं, वहां पे जाके जैसे ही प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के बाद में वहां चमक उत्पन्न होगी, ठीक है? तो जैसे ही पार्टिकल जाते और इस एनोड के अंदर छेद कर दिया था, तो एनोड के अंदर से सीधे जाते और पीछे कांच की नलिका थी, वहां टकराते, तो क्या उत्पन्न होती, कांच की नलिका चमक उत्पन्न करती वहां पे पीछे, ठीक है ना? तो इससे पता चला कि पक्का क्या हो रहा है, कैथोड से कुछ किरणें निकल रही है, ठीक है ना? तो इन किरणों को फिर क्या नाम दिया गया, इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें। तो ये थी हमारी कैथोड किरणें, ठीक है ना? फिर देखो, फिर हमने थोड़ा इनके प्रकृति जानने की कोशिश की कि ये जो कैथोड किरणें, इनका नेचर किस प्रकार का है, ये इनका पार्टिकल नेचर है कि इनका वेव नेचर है, किस प्रकार का इनका नेचर है। तो हमने इनकी
प्रकृति जानने की कोशिश करी, ठीक है ना? तो प्रकृति जानने की कोशिश करी तो किस प्रकार से हमने क्या करा वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसा ही एक और क्या लगाया, सेटअप लगाया, ठीक है ना? इस सेटअप में क्या हुआ था, यही कांच की नलिका ली वापस और इसके अंदर सक्शन पंप लगा के यहाँ पे क्या उत्पन्न कर दिया, बहुत कम प्रेशर उत्पन्न कर दिया, ठीक है ना? दाब का मान बहुत कम कर दिया। ये लगाई अपन ने इलेक्ट्रोड और इन इलेक्ट्रोड से अपन ने क्या कर दिया था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है ना? ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये सोर्स लगाया और इस सोर्स को लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज कर दिया था 10,000 वोल्ट। तो अब अपन ने यहाँ पे निर्वात पंप बोलते हैं, सक्शन पंप बोल देते हैं, निर्वात पंप, ठीक है ना, ये लगाया और प्रेशर को कर दिया बहुत कम। अब हुआ क्या कि हमें इनकी प्रकृति जाननी थी, तो प्रकृति जानने के लिए हमने यहाँ पे लगाया विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये उदासीन होते, है ना, दिमाग लगाया क्या कि क्या कर देंगे, कैथोड किरण है, उनकी प्रकृति अगर ऋणात्मक है और हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो अगर उनकी प्रकृति ऋणात्मक है तो वो क्या होंगी, वो किसकी तरफ मुड़ जाएंगी, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, और अगर उनकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है तो ऋणात्मक की तरफ, और अगर वो उनकी प्रकृति धनात्मक है तो वो ऋणात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है ना? तो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, ठीक है ना? तो ये लगाया अपन ने विद्युत क्षेत्र, ये लगाया अपन ने विद्युत क्षेत्र, ठीक है? इधर रख दिया अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल, इधर रख दिया अपन ने नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? अब क्या हुआ, जैसे ही यहां से क्या निकली, कैथोड किरणें निकली, ऐसे सीधी गई। अब आपको पता है कि अगर कैथोड किरणें नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना? और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही, कैथोड किरणें लगातार इधर इस तरफ जा जाके टकराने लग गई, ठीक है ना? पहले ये किरण क्या चल रही थी, सीधी रेखा में चल रही थी, है ना, एनोड से पार होके सीधे पीछे जो कांच था, कांच की नलिका थी, वहां पे जाके टकरा रही थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि कैथोड किरणें पे क्या लगाया गया, ट्यूब के ऊपर क्या लगाया गया, कैथोड किरण नलिका के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया गया। ये विद्युत क्षेत्र से क्या होने लगी, विचलित होने लगी, और किधर की तरफ विचलित होने लगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसकी तरफ जाके विचलित होने लगी, ठीक है ना? तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाके विचलित होने लगी तो इससे हमें आइडिया आया, ठीक है ना, हमें तो क्या आइडिया आया, जिस टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको आइडिया आया कि इनकी प्रकृति वास्तव में कैसी है, इनकी प्रकृति ऋणात्मक है, मतलब कैथोड किरणें किसी ऋणावेशित है। तो चलो भाई, ये कैथोड किरणें यहाँ पे आके, और पता कैसे चला भाई ये इधर की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि यहाँ जो ये ट्यूब थी ना, यहाँ से क्या होने लगी, रेड होने लग गई। अब जब ट्यूब वहां से रेड हो रही है, इसका मतलब वहां न कोई किरणें आके टकरा रही है, और किरणें हमें पता था कि कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, ठीक है ना? तो इस तरीके से पता चला कि कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है, ठीक है ना? अब ये जानने की कोशिश की गई कि आपकी जो ये कैथोड किरणें हैं, ये कण प्रकृति की है कि ये तरंग प्रकृति की है। तो कण और तरंग का पता लगाने के लिए क्या किया गया, जो कैथोड किरणें थी उनके मार्ग में क्या रख दिया गया, उनके मार्ग में एक एक पेडल व्हील को रख दिया गया। अब ये पेडल व्हील क्या होता है, देखो वापस सेटअप लगाते हैं, ठीक है ना? ऐसा अपना क्या था, ऐसा अपना सेटअप पहले से था, निर्वात हमने लगा रखा था, ये अपना वोल्टेज है, हाई वोल्टेज अपन ने लगा रखा है 10,000 वोल्ट। यहाँ पे अपन ने एक पेडल व्हील रख दिया, ठीक है ना, ये पेडल व्हील रख दिया। तो पेडल व्हील रखने पे क्या हुआ कि ये घूमने लगा, जैसे ही क्या हुआ, कैथोड किरणें यहाँ पे आके टकराई, कैथोड किरणें जैसे ही यहाँ पे आके टकराई, कैथोड किरणों के टकराने से अब क्या होगा भाई, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे आके इसके ऊपर बल लगेगा तो ये घूमेगी कि नहीं घूमेगी ऐसे, तो पेडल व्हील पे भी क्या लगा, इस तरीके से आके कैथोड किरणें टकराई, ठीक है ना? तो कैथोड किरणें जैसे ही यहाँ पे आके टकराई, टकराने पे यहाँ पे बल लगा, और बल लगने पे ये क्या होने लगने लगा, पेडल व्हील क्या होने लगा, घूमने लगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, पहले जब पुरानी साइंस उतनी डेवलप नहीं थी तो ये माना जाता था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई पार्टिकल होगा, कण होगा, वो किसी चीज के ऊपर असंतुलित बल लगाएगा आके,
तो चीज क्या होगी, घूमेगी, है ना। वही क्या लगा सकती है, बल लगा सकती है। तो फिर क्या माना गया कि कैथोड किरणें हैं, वो इस पेडल व्हील को घुमा रही है, इसका मतलब कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी है, कणीय प्रकृति है, ठीक है ना। तो उससे पता चला कि कैथोड किरणों की कैसी है, कण प्रकृति है। इसका मतलब कि कैथोड किरणों के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और इस तरीके से उन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, है ना, कैथोड किरणों के, उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो कैथोड किरण नलिका का हमने प्रयोग किया था, साइंटिस्ट जो पुराने साइंटिस्ट थे, थॉमसन वगैरह, है ना, तो उन्होंने जो क्रुक वगैरह जो साइंटिस्ट थे, है ना, विलियम क्रुक वगैरह, है ना, इस नलिका का बारे में शुरुआत में एक्सपेरिमेंट क्रुक नहीं किए थे, बाद में इसके आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट किसने किए थे, इससे रिलेटेड और जो चीजों को डिस्कवरी करनी थी, तो उनको काम में किसने लिया, थॉमसन ने काम लिया। और जोजे थॉमसन ने बाद में किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी इस कैथोड किरण नलिका के प्रयोग से। तो इस एक कैथोड किरण नलिका प्रयोग को जब हमने पढ़ा, है ना, तो कैथोड किरणों के हमें क्या पता चल रही है, कुछ चीजें जिनके बारे में बोल सकते हैं कैथोड किरणों के गुणों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इन कैथोड किरणों के गुणों को अपन देख लेते हैं क्या होते हैं। तो देखते हैं कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण, ये क्या होते हैं भाई, कैथोड किरणों के गुण कौन कौन से हैं, देखो। अभी अपन ने बात करी कि पेडल व्हील पे कैथोड किरणें टकराई और पेडल व्हील को इसने क्या करा, घुमाया। तो पेडल व्हील क्यों घूमेगा, जब उनकी प्रकृति कैसी है, कणीय प्रकृति है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में बोल सकता हूँ कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे को सीआर लिख दो, कैथोड किरण को, ठीक है ना। तो क्या बोल सकता हूँ, कैथोड किरणें किस प्रकृति की होती है, ऋणावेशित, ऋणावेशित कणों से, कणों से बनी होती है, बोल सकते हैं ऋणावेशित कणों से बनी होती है, ठीक है। फिर देखो अपन ने यहां देखा था कि जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, जो ग्रीन से आपको दिख रहा है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र जैसे ही हमने लगाया, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पे कैथोड किरणें किधर अट्रैक्ट हो रही है, जो धनात्मक प्लेट है विद्युत क्षेत्र की, ये वाली जो प्लेट है वो कैसी प्लेट है, ये आपकी धनात्मक प्लेट है, ठीक है ना। तो ये वाली, ठीक है ना, धनात्मक प्लेट की ओर क्या हो रहा है, कैथोड किरणें आके अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब कैथोड किरणें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होती है, धनात्मक प्लेट की ओर विस्थापित होती है। तो मैं बोल सकता हूं कैथोड किरणें, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक, धनात्मक प्लेट की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, ये बोल सकते हैं। फिर थर्ड देखो, देखो शुरुआत में जब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, तो क्या हो रहा था, कैथोड किरणें ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर, ठीक है ना, कैथोड किरणें क्या हो रहा था, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा के अंदर चल रही थी, ठीक है ना। तो कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कैथोड किरणों के गुण ही है। तो मैं बोल सकता हूं विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल। चलो फिर देखो, अब ये जो कैथोड किरणें हैं, ये उससे प्रभावित नहीं होती है कि आपने इलेक्ट्रोड है वो कौन सी धातु का ले रखा है, ठीक है ना। अगर आप एल्यूमिनियम का लोगे, तो भी वो जो कैथोड किरण है वो इलेक्ट्रॉन की है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर चाहे आप सोने का ले लो, चाहे चांदी का ले लो, चाहे तांबे का ले लो, इलेक्ट्रोड की धातु को चेंज करने से कैथोड किरणों की प्रकृति चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट में लिख सकता हूं, ठीक है ना, कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड की धातु, अच्छा एक तो देखो इलेक्ट्रोड की धातु पे डिपेंड नहीं करती है, और एक उस पे डिपेंड नहीं करती है कि उस नलिका के अंदर गैस कौन सी भरी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे इस नलिका के अंदर यहाँ गैस के पार्टिकल्स कौन से हैं, उस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना।
यहाँ आपने कौन सी गैस भर रखी है, उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, कैथोड किरणों की प्रकृति पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि कैथोड किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड की धातु पे निर्भर नहीं करेगी, और दूसरा ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस पे निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। तो बोल सकते हैं कैथोड किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड की धातु तथा तथा नली में नली में भरी गैस पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। फिर देखो, अगर आप क्या लगाओगे, विद्युत क्षेत्र लगाओगे और क्या लगाओगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। फिर देखो, इस पॉइंट को लिखते नहीं है। हाँ, ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको पीडीएफ की फॉर्म में लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको वैसे उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चीजें जो नोट्स है वो आपको लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो वहां से आप उनको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। सो नेक्स्ट अपना फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप क्या रख दोगे, कैथोड किरणों के मार्ग में क्या रख दोगे, कोई प्लेट रख दोगे, तो वो प्लेट से लगातार टकराएगी, और टकराएगी तो ये विकिरणें हैं, इनके पास में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ये विकिरणें अपनी ऊर्जा लगातार उसको टकराएगी, तो अपनी ऊर्जा उसको क्या करेगी, प्लेट को देगी, और उस वजह से प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे देखो मैंने सेटअप लगाया कुछ इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया, ठीक है ना, वोल्टेज का सोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे मान लो आप कोई धातु की प्लेट रखते हो, ये क्या लिखते हो, धातु की धातु की प्लेट रखा आपने। तो अब क्या होगा कि ये जो कैथोड किरणें हैं यहां से आती हुई इससे टकराएगी, टकराने पे क्या होगा, टकराने पे अपनी ऊर्जा किसको ट्रांसफर करेगी, धातु की प्लेट को, और धातु की प्लेट क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो धातु की प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने कोई गैस भर रखी है, ठीक है ना, ये अपनी कैथोड किरण नलिका, सिक्स पॉइंट, ये अपनी कैथोड किरण नलिका, और इस कैथोड किरण नलिका में यहाँ पे अपन ने लगा दिया कोई वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस, क्योंकि ये माइनस से जुड़ा है, इधर प्लस से जुड़ा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वोल्टेज जब हाई लगाया तो यहाँ से क्या निकलेगी, पक्की क्या निकलेगी, कैथोड किरणें निकलेगी, ठीक है। अब कैथोड किरणें निकलेगी, यहाँ जो अपनी ये ट्यूब है, यहाँ पे कुछ गैसें भरी हुई है कि नहीं भरी हुई, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, ये मैंने कोई गैस ली, ये कोई गैस भरी हुई है। अब आपको पता है कि गैस भरी हुई होती है तो गैस किसके मिलके बनी होती है, परमाणु से तो मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो ये मान लो अपने पास में कोई परमाणु है, और परमाणु में यहाँ क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। और आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासों में, 11th 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि अगर परमाणु के ऊपर आप क्या करोगे, विकिरण आपतित करोगे, है ना, तो क्या होगा, विकिरण के पास में ऊर्जा होगी, वो विकिरण अपनी ऊर्जा किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर जाएंगे, ट्रांजिशन कर जाएंगे, संक्रमण कर जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब परमाणु में उत्तेजित हो जाएंगे तो परमाणु से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो परमाणु का क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है ना। किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो या इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, आयन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैथोड किरणें आती अपने मार्ग में आने वाले किसी परमाणु से टकराएगी तो उसका क्या कर सकती है, आयनीकरण कर सकती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैथोड किरणें गैसों का क्या कर सकती है, अपने मार्ग में आने वाली गैसों का आयनीकरण कर सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, सिक्स पॉइंट को, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो आयन का निर्माण हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर, ये किरणें ये किरणें अपने मार्ग में मार्ग में आने वाली आने वाली गैसों का गैसों का आयनीकरण आयनीकरण
कर देती है, गैसों का आयनीकरण कर देती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बातें थी किसके बारे में, अपने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता भी चल गया, भाई पता चल गया कैथोड किरणों की खोज हुई। कैथोड किरणें हैं वो किन उनकी प्रकृति कैसी है, कणीय प्रकृति है। और जब कैथोड किरणों की कणीय प्रकृति है मतलब किन्हीं किन्हीं किससे मिलकर बनी होगी, कणों से मिलकर बनी होगी, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा, है ना, या कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि आपके पास में क्या है, ये कोई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप है मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में सेटअप है। यहां से क्या निकल रही है, कैथोड किरणें निकल रही है। हमें पता चल गया था ये मार्ग में आने वाले पेडल व्हील को घुमाती है, मतलब प्रकृति कैसी है, कणीय, मतलब कि ये किससे मिलके बनी होगी, कणों से मिलके बनी होगी, है ना। और उन कणों को हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन। की कैथोड से कुछ कण निकल रहे हैं और उसको हमने नाम क्या दिया था, उनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का पता तो चल गया कि ये कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पता नहीं कि इनके ऊपर आवेश कितना है ना, इनका द्रव्यमान कितना है। ठीक है ना। और इनके द्रव्यमान और आवेश, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना है। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। ठीक है ना। तो एक बात लिखते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना है ये पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये पता नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के लिए आपको, अब विशिष्ट आवेश बोलते किसको है, E/m को बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये बात किसने बताई, ये बात बताई थी थॉमसन ने। ठीक है ना। जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने E/m को क्या कर दिया था, ज्ञात कर लिया था। कैसे, उसने बताया। अब ये कैसे करा कैसे नहीं करा, है ना, ये अपना सब्जेक्ट अभी अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। सो E/m को ज्ञात करने के लिए देखो, E का ज्ञात करा गया किसके थ्रू, E को ज्ञात करा गया इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश है उसकी गणना करी गई थी एक एक्सपेरिमेंट से। उसको हम बोलते हैं मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। ठीक है ना। तो जो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है उसके द्वारा क्या करा गया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया गया था। और वो कितना था, 1.6 माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ये हमने ज्ञात किया था किसके थ्रू, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के थ्रू। ठीक है ना। और E/m किसने बता दिया था, थॉमसन ने बता दिया था। कितना बताया था, 1.75 गुणा 10 की घात 11 गुलाम पर किलोग्राम। ठीक है ना। ये क्या था, ये था E/m। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक है ना, ये होता है। और बताया किसने था, ये बताया था थॉमसन ने। थॉमसन ने बताया था ये बात। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज तो अभी हमने पढ़ ही ली। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका प्रयोग के द्वारा किसने कर ली थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। ठीक है ना। जे थॉमसन E/m तो बता चुका था, लेकिन उसके ऊपर आवेश कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश उसने बता दिया था, E/m बता दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है। इसके लिए मिलिकन ने एक प्रयोग किए थे, वो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताया गया था। और ये तो फिक्स होता है कि जो E/m है ये क्या होता है, सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। और कितना, 1.75 गुणा 10 की घात 11 गुलाम पर किलोग्राम। ठीक है। सेकंड देखो, इसके अंदर हम पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी। ठीक है ना। उस टाइम इसको नेगिट्रॉन कुछ ऐसा नाम दिया था थॉमसन ने, लेकिन बाद में काफी टाइम थोड़ा सा लग गया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे टोनी नाम से। ठीक है ना। इस स्टोनी ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन दिया था, जिसको शुरुआत में थॉमसन नेगिट्रॉन नेगिट्रॉन बोलते थे, है ना। उसको नाम इसने स्टोनी ने दिया था। और क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया। ठीक है। चलो, अब अगर हम इनके ऊपर आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करते हैं, तो इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। और ये एक ESU के बराबर होता है। एक ESU के अंदर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम।
ठीक है। अच्छा, फिर हम भार की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भार कितना होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है ना। एक होता है परमाणु के अंदर प्रोटॉन। ठीक है ना। प्रोटॉन इससे बहुत ज्यादा भारी होता है। कितना? लगभग 1837, यानी 1836 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होता है। ठीक है ना। तो हम इसको लगभग 1837 गुना क्या मानते हैं? भारी मानते हैं। 1836 भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना? 1836 गुना भारी होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितना है? ऐसे बोल सकते हैं। एक अ, प्रोटॉन के मास को डिवाइड अगर हम कर देते हैं 1836 से या 1837 से, मतलब प्रोटॉन के मास के 1837 टुकड़े करेंगे तो किसका मास आ जाएगा? किसका द्रव्यमान आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। वो किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन, उसको हम भाग करते हैं कितना? 1836 से। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन हम मानते हैं 1 AMU। कितना मानते हैं? 1 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन मानते हैं 1 AMU। तो 1 AMU को मैं किससे 1836 से भाग दे दूं तो ये किसका भार आ जाता है? इलेक्ट्रॉन का भार या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है ना। वैसे भार और द्रव्यमान अलग अलग टर्म्स होती है, लेकिन हम जनरली अपने यहाँ उतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिजिक्स में जब आप ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहां कुछ फर्क पड़ता है, अपने यहाँ उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हो सकता है कई बार हम बोलते बोलते परमाणु भार बोल दें, द्रव्यमान बोल दें, है ना। तो उससे अपने उतना इफेक्ट पड़ने वाला कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। तो ये कुछ चीजें थी जो अपन ने आज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कैथोड किरण प्रयोग वगैरह अपन ने इसके अंदर देखे। ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, है ना, एनोड किरणें, ये क्या होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।